हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन और भी बेहतर हो, मैं भी उसके लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं। और अपने इसी कड़ी में मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और इससे पहले जो है ना, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, इससे पहले इसका एक वीडियो सेशन आ चुका है। एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूं पेन का। आज का जो हमारे वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है वो है BGDG 172 के बचे हुए क्वेश्चन। इससे पहले एक वीडियो सेशन आ चुका है, उसमें हम लोगों ने करीब 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और साथ ही हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उस प्रीवियस वाले वीडियो सेशन में देख लिया है। आज मैं बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, पूरा का पूरा क्लियर करवा दूंगा BGDG 172। और इसमें आज हम लोग करीब 10 क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन। और लगभग आप मान के चलिए कि 16-17 क्वेश्चन में आपका ये पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्जाम प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी और बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि पहले आप जिस चैनल पे वीडियो देखते थे उसका नाम था इग्नू टिप्स असाइनमेंट, अब वो हो चुकी है अंशु पब्लिशर्स। तो अब आप लोगों को इग्नू टिप्स असाइनमेंट नहीं बल्कि अंशु पब्लिशर्स सर्च करना है, तभी आप लोग जो है कंटेंट को देख पाएंगे। खैर, ये तो बात आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, आप लोग देख लीजिए। अंशु पब्लिशर्स इन सारी चीज़ों में डील करती है और आप लोग यहाँ से इन तीनों में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके, किसी भी मेथड को यूज करके आप लोग अपने अपने इग्नू के रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल्स या रिक्वायर्ड स्टफ्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये रहा BGDG 172, इसी पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन, इसको हम लोगों को देखना है आज। जेंडर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन कर लिया था। सेक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। साथ में समाज के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। उसके बाद लिंग के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, पुरुषत्व हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद नारीत्व भी हम लोगों ने कर रखी थी चर्चा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, और वो पॉइंट ये है, यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए। देखिए, यहाँ पर गैस पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग इधर मेंशन कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात। तो हम लोग इसमें टोटल क्या क्या देखेंगे? गैस पेपर देखेंगे, सैंपल पेपर देखेंगे, नोट्स देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लिंग या जेंडर को स्पष्ट कीजिए। लिंग और जेंडर क्या है, लैंगिकता क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेशन में देख रखी थी। जिन भी भाई बंधु ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके जाइए। BGDG 172 नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है चैनल पे, वहां से उसको ओपन कीजिए और देख लीजिए। एक ही वीडियो सेशन है, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि वो जो वीडियो सेशन है ना उसको मैं सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ। वीडियो सेशन की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। खैर, दूसरा नंबर प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पुरुषत्व और स्त्रीत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर पुरुषत्व और स्त्रीत्व क्या है, ये सब हम लोग देख चुके थे। तीसरा नंबर पितृसत्ता क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये सब हम लोग देख चुके थे। फिर उसके बाद नारीवाद क्या है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। फिर लिंग आधारित हिंसा से आप क्या समझते हैं, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। जेंडर और समाजीकरण को स्पष्ट कीजिए, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवार का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको एक बार ऊपर की ओर लिए चलता हूं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर। ठीक है, अब शायद हम लोगों को डिस्कस करना है 8वां नंबर प्रश्न हम लोगों का। ये रहा, इसी को आज हम लोगों को डिस्कस करना है। यहीं से अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है ना, विवाह क्या है स्पष्ट कीजिए, विवाह के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, विवाह के प्रकार की व्याख्या कीजिए। इससे प्रीवियस वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि परिवार क्या है, परिवार का निर्माण कैसे होता है, परिवार क्यों जरूरी है समाज के लिए। और मैंने आपको तभी बताया था कि आगे हम लोग विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, तभी हम आपको बताएंगे कि कैसे विवाह के माध्यम से हर एक चीज को, हर एक लैंगिकता वाले संबंध को
एक तरह से जायज ठहराया जाता है। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, विवाह एक ऐसी सामाजिक स्वीकृति है जिसके माध्यम से पुरुष और स्त्री की लैंगिकता को वैध माना जाता है। ठीक है, स्त्री की लैंगिकता को वैध माना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना इतना? देखिए अगर आप शादी नहीं करते हैं, अगर आप विवाह नहीं करते हैं और विवाह किए बिना आप किसी भी तरह से एक स्त्री चाहे पुरुष से संबंध बनाती है या फिर एक पुरुष किसी स्त्री से संबंध बनाता है, तो वो किसी भी तरह से समाज में स्वीकृत नहीं है। इसीलिए विवाह एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से इसको इस तरह के संबंध को स्वीकृत करने की कोशिश की जाती है, समाज में एक स्वीकृति प्राप्त हो। इसीलिए विवाह नाम की एक संस्था का निर्माण किया गया या फिर विवाह नाम के एक नियम का निर्माण किया गया है। इतनी बात समझ गए? देखिए ये जो विवाह है ना, यह एक बहुत प्राचीन संस्था है या फिर बहुत प्राचीन पद्धति। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई पद्धति है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हमेशा ही हर युग में देखने को मिला है। जैसे राम राम भगवान की भी शादी हुई थी, प्रभु श्री राम की भी शादी हुई थी, स्वयंवर हुआ था। इसी तरह आप क्या कहते हैं, कृष्ण युग में भी देख लीजिए, कृष्ण जी की भी शादी हुई थी। उसके बाद अभी हम लोग अपने कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग में भी देख लीजिए, बिना विवाह के किसी भी संबंध को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो शादी क्या है बस, या विवाह क्या है, तो एक संस्था है, ठीक है, जिसके माध्यम से पुरुष और स्त्री के संबंधों को जायज ठहराया जाता है। ठीक है, और आगे की बात अगर हम करें तो हम ये समझते हैं कि विवाह सिर्फ संबंधों को जायज ही नहीं ठहराने के लिए किया जाता, बल्कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को एक शेप, एक आकार देने के लिए भी जो है ना विवाह किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने वंश को फिर जनरेशन को आप मान लीजिए, या फिर संतान की उत्पत्ति हेतु भी विवाह किया जाता है। तो इतनी सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। विवाह की परिभाषा मैंने आपको अभी इतना सारा बता दिया, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग विवाह की परिभाषा तो लिख ही सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। तो मैंने अभी तुरंत बता दिया कि स्त्री और पुरुष के संबंधों को जब जायज ठहराया जाता है, जिसमें माध्यम से ठहराया जाता है, उसे हम विवाह कहते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की एक संस्था है। या फिर गिलिन ही है शायद, गिलिन एवं गिलिन जो है वो कहते हैं कि विवाह संतानोत्पत्ति के लिए परिवार को निर्मित करने का एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका है। यही चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विवाह के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मुद्दा यह है ना कि विवाह या तो दो प्रकार के हो सकते हैं, अगर सीधे शब्दों में कहें, या तो एक विवाह या एकल विवाह या बहु विवाह, या फिर 4 प्रकार के भी हो सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं एकल विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। ठीक है, मेरी बातों को समझ गए आप लोग? चलिए अब एक एक करके हम लोग इन सभी विवाह प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक विवाह। तो देखिए यह एक बहुत ही सिंपल सा रूप है विवाह का, जिसमें क्या होता है कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, या फिर एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है, और यह समाज में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त विवाह का नियम है। ठीक है, अब बहु विवाह की बात करते हैं। तो बहु विवाह हालांकि अब हमारे सामान्य जीवन में नहीं चलता है, कुछ विशेष जनजाति के लोग बहु विवाह करते हैं, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में बहु विवाह का उतना कोई महत्व नहीं रह गया है, और हमारे समाज में ये स्वीकार्य भी नहीं है। मैं बताता हूँ बहु विवाह होता कैसे। देखिए होता क्या ना कि या तो एक पुरुष कई सारी स्त्रियों से विवाह कर ले, या फिर एक स्त्री कई सारे पुरुष से विवाह कर ले, तो वैसे विवाह को हम बहु विवाह के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं बहुपति विवाह के बारे में। इसमें होता क्या है ना कि एक महिला अगर एक से अधिक पुरुष से विवाह करती हो, या एक महिला एक से अधिक पुरुष को अपना पति मानती हो, तो वैसे विवाह को हम बहुपति विवाह के नाम से जानते हैं। यह भी हमारे समाज में उतना स्वीकार्य नियम नहीं है, ये कुछ विशेष जनजाति के लोग जो है इस तरह के विवाह को करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुपत्नी विवाह। तो देखिए होता क्या है ना कि जब एक पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह करता है, या फिर एक से अधिक महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, तो वैसे विवाह को हम बहुपत्नी विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग? अब देखिए विवाह के प्रभाव की बात करते हैं। तो ऐसा है ना कि पुरुष पर विवाह का कोई उतना प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन महिलाओं पर विवाह का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिलाएं जो है जैविक रूप से महिला तो है, लैंगिक रूप से महिला है, ठीक है, लेकिन सामाजिक रूप से जब इनकी जेंडर निर्मिति होती है तो इनको पुरुष से नीचे माना गया है। और पुरुष से नीचे मानने की वजह से क्या होता है कि इनके साथ कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे
जब इनकी शादी होती है तो सबसे पहले या तो माता पिता इनका विवाह किसी गरीब घर में करवा देते हैं, फिर इनको उतने पर्याप्त मात्रा में शिक्षा भी नहीं दी जाती है, शिक्षा की कमी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जेंडर परंपरागत है, महिला है, कम काम करेंगी या घर के अंदर ही पैक रहेंगी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे लड़की होती है, एक जेंडर के रूप में जब उनकी निर्मित होती है तो लड़की का स्कूल जाना बंद हो जाता है, प्राइमरी स्कूल करवा के उनको छुड़वा दिया जाता है कि भैया तुमको पढ़ लिख के कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लड़कियों का विवाह जो है बचपन में ही कर दिया जाता है, बाल विवाह का शिकार हो जाती है महिलाएं। उसके बाद स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी समस्या, क्योंकि अब मान लेते हैं बाल विवाह करवा दिया गया, अब वो महिला जो है ना माँ बनने के लिए भी उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई है, उतनी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हुई है, लेकिन किसी भी तरह मजबूरन उन्हें माँ बनना पड़ जाता है, तो उन्हें स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी समस्या हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी समस्या हुई, बाल विवाह होने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी गर्भ धारण कर लेती है महिलाएं, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि शिशु को भी दिक्कत होता है, शिशु कमजोर होता है, फिर उसको कई तरह का संक्रमण हो जाता है, फिर शिशु को जो संक्रमण हुआ सो हुआ, बच्चे को तो जो हुआ सो हुआ, साथ में महिला को भी दिक्कत हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, फिर उसके बाद उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है और उनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, मतलब महिला की उम्र से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो इसे हम विवाह के प्रभाव के रूप में भी देख सकते हैं, या फिर महिलाओं के लिए विवाह के कुप्रभाव के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए विवाह के कुप्रभाव के रूप में भी इसे हम देख सकते हैं। थोड़ी मरमरिंग साउंड सी आ रही होगी दोस्तों, शायद बगल में कोई बोल रहा है, अगर आप लोगों को सुनाई दे रही होगी वो आवाज़ें तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विवाह का कुछ उद्देश्य भी होता है कि विवाह करते हैं क्यों। देखिए, अभी इससे पहले मैं डिस्कस कर रहा था ना कि विवाह करते क्यों हैं। समाज में लैंगिकता को एक स्वीकृति प्रदान करने के लिए, यौन संतुष्टि के लिए, फिर उसके बाद संतान की उत्पत्ति के लिए, सामाजिकरण के लिए हम विवाह करते हैं। तो मूलतः 3 उद्देश्य हैं विवाह के: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण और लालन पोषण। ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग क्या। अब देखिए दोस्तों, विवाह के ये 3 मुख्य उद्देश्य तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको और तोड़ करके थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति, समाज में यौन क्रियाओं का नियमन, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। परिवार का निर्माण करना, नातेदारी का विस्तार करना, फिर वैध संतानोत्पत्ति करना, समाज की निरंतरता को बनाए रखना, फिर संतान का लालन पालन, समाजीकरण, ठीक है। स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना, फिर मानसिक संतोष, फिर और भी चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा खुद से, इतना मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं विवाह के महत्व के बारे में। देखिए, विवाह जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, हम क्यों विवाह करते हैं, तो ऐसा है ना कि यह एक शारीरिक आवश्यकता है। मनुष्य को अगर लैंगिकता को वैध करना है, अगर स्वीकृत बनाना है, तो फिर विवाह एक शारीरिक आवश्यकता है। और हमारा शरीर, पुरुष एवं स्त्री का शरीर जो है ना, वो एक समय के बाद उसकी एक डिमांड होती है, उसकी आशाएं होती हैं, तो इसलिए विवाह करवाया जाता है, ठीक है। पितृत्व का महत्व, अगर हम विवाह ही नहीं करेंगे तो पिता कैसे बनेंगे, ठीक है। तो पितृत्व के महत्व और मातृत्व के महत्व को जानने हेतु भी विवाह जो है वो जरूरी है। विवाह का अपना ही एक महत्व है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक उन्नति और समायोजन। देखिए, विवाह करने के बाद है ना मनुष्य के या फिर पुरुष और स्त्री के जीवन में एक स्थिरता आ जाती है, उनके मन को शायद असीम शांति मिल जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी को किसी न किसी की आवश्यकता होती है। जैसे पुरुष को एक निश्चित समय के बाद एक स्त्री की आवश्यकता होती है, जिससे वो प्रेम कर सके, स्नेह कर सके, वात्सल्य ममता आदि दिखा सके, जिससे वो अपने सुख दुख शेयर कर सके। तो मनोवैज्ञानिक उन्नति और समायोजन के लिए भी क्या होता है ना कि विवाह की आवश्यकता होती है। विवाह का अपना ही एक महत्व है। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रजनन और सैरोगेसी की व्याख्या करें। प्रजनन और सैरोगेसी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, रिप्रोडक्शन, ये 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म है रिप्रोडक्शन, दूसरा टर्म है सैरोगेसी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गया तो मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, रिप्रोडक्शन एक सामान्य सा टर्म है और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा टर्म है। ये पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है और शायद आगे भी चलेगा। शायद क्या, कंफर्म 110% ये आगे भी हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। संतानोत्पत्ति को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। जब एक महिला या कोई भी मादा अपने बच्चे को जन्म देती है
तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन के नाम से जानी जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने ही प्रकार के संतान की उत्पत्ति जिसके माध्यम से वंश को आगे बढ़ाया जा सके या फिर स्पीसीज को आगे बढ़ाया जा सके, वैसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। लेकिन सेरोगेसी की अगर हम बात करते हैं तो सेरोगेसी एक बहुत ही नया टर्म है, ठीक है। सेरोगेसी ऐसा टर्म है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर है ये। हालांकि हमारी चर्चा का भाग नहीं है ये। हम लोग बायोलॉजी पढ़ने को नहीं बैठे, हम लोग BGDG 172 पढ़ने को बैठे हैं। यह एक समाज विज्ञान से संबंधित मुद्दा है, तो हमें इसकी जरूरत है नहीं। पिक्चर था तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब सीधे सीधे बात करते हैं कि सेरोगेसी है क्या। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि जैसे कि एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मैं गायब हो गया था। गायब क्या हो गया था? बगल में शोर शराबा हो रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं रहे हैं। खैर छोड़िए, चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे एक पुरुष है, एक स्त्री है, ठीक है। अब इनका विवाह हो जाता है। विवाह होने का मतलब हो गया कि इनको एक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई संतानोत्पत्ति के लिए। संतानोत्पत्ति की एक सामाजिक स्वीकृति इनको प्राप्त हो गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब ये संतान उत्पन्न करना तो चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश या किसी भी कारणवश इनकी संतान उत्पत्ति हो नहीं रही है, इनको संतान हो ही नहीं रहा। तो उस परिस्थिति में अगर कोई पुरुष, ठीक है, अगर कोई पुरुष अथवा स्त्री अपने बच्चे को किसी अन्य के गर्भ से जन्म दिलवाए, ठीक है। जैसे एक पुरुष है, एक स्त्री है, इनको संतान नहीं हो रहा है, तो इस पुरुष और स्त्री ने मिलकर एक दूसरी स्त्री को खोजा, ठीक है। और इस पुरुष और स्त्री ने कहा कि भैया ये स्त्री है, इनको कहा कि भाई देखो, तुम है ना, एक काम करो, हम दोनों के लिए बच्चे को उत्पन्न करो, ठीक है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यह एक मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल टर्म है, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं, मैं बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मली बता रहा हूँ। तो कहा जाता है कि भैया तुम एक बच्चा उत्पन्न करो हम दोनों के लिए। तो इसमें जो भी प्रक्रियाएं होती है, सीमेन ट्रांसफर होता है, स्पर्म ट्रांसफर होता है, फिर और भी अन्य प्रक्रियाएं होती है। तो सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद यह स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेरोगेसी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरा का पूरा कंप्लीट होने में हम कह सकते हैं कि कभी 9 महीने तो कम से कम लगता ही है, कभी 11 महीने, कभी 12 महीने, कभी 13 महीने, ऐसा भी लग जाता है, क्योंकि वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। सीमेन स्टोर किया जाता है, फिर इंजेक्ट किया जाता है। ये एक बिल्कुल ही मेडिकल टर्म है, इसमें ज़्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना जान लेते हैं कि जब एक पुरुष और एक स्त्री को जब विवाह के पश्चात किसी भी तरीके से, किसी भी दुर्भाग्य, किसी भी गलत कारणवश बच्चा नहीं होता है, संतानोत्पत्ति नहीं होती है, तो वो किसी अन्य स्त्री के माध्यम से अपने बच्चे को जन्म दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो वैसी प्रक्रिया को हम सेरोगेसी कहते हैं। और जिस भी दूसरी स्त्री के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में बच्चा पलता है, गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, उस स्त्री को हम सेरोगेंट मदर के नाम से जानते हैं। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं। एक सेकंड, ये क्या आ गया भाई? होल्ड शिफ्ट प्लस ड्रॉ वर्टिकल, पता नहीं जो भी हो, हमारी गोली क्यों नहीं हट रहा है? हट गया भाई, ठीक है। एक सेकंड, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं कि आखिर क्यों सेरोगेसी प्रक्रिया का जो है ना सहारा लेना पड़ता है महिलाओं अथवा पुरुषों को। एक शादीशुदा दंपत्ति को क्यों सेरोगेसी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। तो बार बार गर्भपात होना, गर्भ कमजोर होना, पता नहीं और जो भी चीज़ें लिखी गई आप लोग देख लीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस होना, गर्भाशय में किसी तरह की समस्या होना, ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्या महिलाओं को होती है, ठीक है। तो महिलाओं के गर्भ में अगर किसी भी वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो मां नहीं बन सकती है। और वो मां नहीं बन सकती है तो वैसी स्थिति में महिलाएं क्या कहती है कि भैया दूसरे स्त्री की मदद से अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश करती है। तो वैसी प्रक्रिया सेरोगेसी कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर जेंडर संबंधी मुद्दों की चर्चा कीजिए। यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में लिंग संबंधी मुद्दों पर चर्चा कीजिए। देखिए, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके
उन लोगों को बोलने चला गया था। आज कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं सामने वाले, ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं हर दिन मेरे ही वीडियो बनाने के टाइम समस्याएं क्यों आ जाती है, कुछ ना कुछ लोग आ जाते हैं, कभी कुत्ता भौंकने लगता है, कभी बगल के फ्लैट वाले हल्ला करने लगते हैं, पता नहीं क्या बात है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मुझे इरिटेशन होती है क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्ब होती होगी पढ़ने में, तो मुझे तो बुरा लगता है, फिर भी कर क्या सकते हैं, किसी को बोल के ही क्या फ़ायदा जब वो समझने को तैयार ही नहीं है। खैर मुद्दे पर आते हैं। अभी ऊपर में जो क्वेश्चन था ना, वहाँ एक पॉइंट था, एक शब्द था कार्यस्थल, ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्क स्पेस। सबसे पहले हम वर्क स्पेस को समझते हैं, फिर समझेंगे कि कार्यस्थल पर भेदभाव कैसा होता है। जैसे मान लीजिए यह एक गोल सा एक वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस का मतलब यहाँ पर कुछ कर्मचारी काम करते हैं, एक यह पुरुष है, यह एक महिला है, फिर यहाँ एक महिला है, यह एक पुरुष है, यह एक पुरुष है, फिर यह एक महिला है, ये पुरुष है, ये पुरुष है। तो देखिए ऐसा, इसको जस्ट लाइक एक ऑफिस समझिए आप, ठीक है, इसको जस्ट लाइक एक ऑफिस मान के चल सकते हैं आप। तो आप ऐसा मान के चलिए कि यह एक जो वर्क स्पेस है, यह एक ऑफिस है, इसके अंदर कई सारी महिलाएं और कई सारे पुरुष काम कर रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि सभी आपस में एक दूसरे से इक्वल होंगे क्या? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस यहीं से शुरू होती है कार्यस्थल पर हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव, कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव, वर्क स्पेस में जेंडर संबंधी मुद्दे, यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, बात बेसिकली ये है ना कि हमारे समाज में, हमारा जो यहाँ पर जेंडर स्वीकृति हुई है हमारे समाज में, पुरुष और महिलाओं को जो कार्य सौंपे गए हैं, उसमें हमेशा ही महिलाओं को इन्फेरियर मतलब नीचे दर्जे के काम सौंपे गए हैं, या फिर उनको ऐसा माना ही नहीं जाता कि वो कुछ काम भी करती है। उनको हमेशा मान के चला जाता है कि वो घर के लिए बनी है, घर के अंदर के काम ही वो कर सकती है, बाहर के काम वो कर नहीं सकती है, ठीक है। तो बस यहीं से समस्या क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि महिलाएं भी अब देखिए बाहर निकलने लगी हैं। अब समय ऐसा नहीं रहा कि किसी को घर में रखा जा सके। तो जब महिलाएं बाहर निकल करके किसी वर्क स्पेस में काम करने जाती हैं, तो पुरुष जो कि थोड़ा सा इगोइस्ट टाइप के होते हैं, मतलब क्योंकि उनकी मोनोपोली रही है ना भैया, वो हमेशा से काम करते आ रहे हैं, अब उनके बीच में कुछ महिलाएं प्रवेश कर जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा ना। तो होता क्या है ना कि वो कुछ गलत तरीके का व्यवहार जो है महिलाओं के साथ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, उनको मतलब महिलाओं को एक इन्फेरियरिटी का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। तो यहीं से स्टार्ट होता है कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके के भेदभाव जो है ना हमेशा महिलाओं के साथ ही होते हैं, इस तरीके के भेदभाव पुरुषों के साथ भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि चूंकि ये इन भावनाओं का ज़्यादातर शिकार महिलाएं होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी महिलाओं को कॉन्टेक्स्ट में रखकर ही, महिलाओं को रेफरेंस मानकर ही इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करूँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये तो समझ गए कि कार्यस्थल पर भेदभाव क्या होता है, कार्यस्थल क्या है, और कार्यस्थल पर किस तरीके के भेदभाव होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए महिला पहलू की बात करते हैं। सबसे पहली बात, कामकाजी माहौल में महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करने के कई तरीके हैं। देखिए लैंगिक भेदभाव महिलाओं के साथ होता है, जैसे कि वो महिला है, वो अच्छे काम नहीं कर सकती है, वो हमेशा लो वेस्ट काम करेंगी, इन्फेरियर काम करेगी। या फिर देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि एक महिला एक पुरुष है, दोनों सेम काम को कर रहे हैं, लेकिन महिला को 3,000 की सैलरी मिल रही है और पुरुष को 13,000 की सैलरी मिल रही है। तो यहीं पर एक तरह से क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, भेदभाव हो गया, ठीक है। सेक्सिज्म के आधार पर, लिंगवाद के आधार पर भी इनके साथ भेदभाव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, महिला है, लोवेस्ट काम करेगी, मतलब छोटे छोटे काम करेगी, छोटे एकदम इन्फेरियर काम करेगी। तो लिंग के आधार पर, हालांकि वो महिला अच्छा कर सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको छोटे काम दिए जाते हैं। तो ये क्या है, सेक्सिज्म क्या है, यह भी कार्यस्थल पर भेदभाव का एक प्रकार है। आई होप इतनी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। फिर है निहित पूर्वाग्रह, इम्प्लिसिट बायस, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए लिंग जो है ये जैविक है, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दिए हैं। महिला को महिला बनाया है भगवान ने, और पुरुष को पुरुष बनाया है भगवान ने। लेकिन उसमें जो जेंडर है, जेंडर जो कि महिला और पुरुष का जो काम है वो निर्धारित करने का काम करती है समाज में। जेंडर के माध्यम से क्या होता है, महिला और पुरुष के काम निर्धारित किए जाते हैं। तो पहले से ही एक पूर्वाग्रह चलता आ रहा है कि पुरुष जो है हमेशा अच्छे काम करते हैं, बाहर जाकर काम करेंगे, महिलाएं जो है हमेशा छोटे मोटे काम करती है, और या फिर वो काम ही नहीं करती है या घर के काम करती है। तो इस पूर्वाग्रह की वजह से क्या होता है कि जब महिलाएं कभी बाहर जाती है ना काम करने को, तो फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तीसरे नंबर की बात करते हैं, यौन उत्पीड़न और घात, सेक्सुअल हैरेसमेंट और एम्बुश। तो ऐसा है ना कि देखिए, मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि महिलाओं को हमेशा मतलब नीचे तबके में माना जाता है। अब इससे क्या होता है कि कभी कभी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर, वर्क स्पेस में, ऑफिस में छेड़खानी की जाती है, या तो उनसे बुरे तरीके से व्यवहार किया जाता है, या फिर गाली गलौज कर दी जाती है अगर वो काम ठीक से ना करे, या फिर गंदे गंदे जोक्स भेज दिए जाते हैं एम्प्लॉय की ओर से, लड़के कर्मचारी की ओर से, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यह भी क्या है, कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव का एक प्रकार ही है। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर पहलू के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोग केवल दो दो शब्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे, एक पुरुष, एक महिला। और प्रकृति ने वास्तव में यही दो चीजें बनाई हैं, लेकिन आजकल एक और टर्म इसमें ऐड हो गया है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, देखिए ये तो पहले से भी चलता आ रहा था, लेकिन भारत में इसको थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं था। ठीक है, तीसरे लिंग के तौर पर किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब कुछ सालों पहले तीसरे जेंडर, तीसरे लिंग के आधार पर ट्रांसजेंडर को मान्यता मिल गई। अब देखिए ट्रांसजेंडर होता क्या है। देखिए, बायोलॉजी में कुछ टर्म्स होते हैं जिसे हम क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक टर्म होता है सेक्स क्रोमोजोम। आई बात समझ में? हालांकि इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। तो क्या होता है ना कि कभी कभी ये क्रोमोजोमल या फिर सेक्स क्रोमोजोम में अगर किसी महिला या पुरुष का अंतर आ जाता है, किसी भी तरह के डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो क्या होता है ना कि जब इंसान पैदा होता है वो ना तो पुरुष रहता है ना महिला रहती है। ठीक है, वो मतलब बीच में हो जाता है, ना पुरुष ना महिला। तो वैसे लोग को हम ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए, ट्रांसजेंडर जो है वो भी एक इंसान है, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी वर्क स्पेस में किसी ट्रांसजेंडर को काम करने को बुलाते हैं, या फिर कोई ट्रांसजेंडर काम करना चाहती है, तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो ना तो पुरुष है ना महिला है, ना वो कोई काम कर ही नहीं सकती है। ठीक है, तो फिर वो बेचारे या बेचारी, जो भी आप मान के चले, वो भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। और यही जो है एक समस्या है, यह भी कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव का एक प्रकार है। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए, कार्यस्थल पर भेदभाव के उदाहरण देखिए, सबसे पहले तो भर्ती में ही, मतलब जब कोई महिला या कोई ट्रांसजेंडर कहीं पर अपना जॉब करने के लिए जाता है, या सॉरी, माय मिस्टेक, अगर कोई महिला फर्स्ट डे कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करती है और एक पुरुष जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो पहले पुरुष को जॉब लग जाती है। ठीक है, महिला को वो जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि पुरुष को हमेशा सुपेरियर माना गया है और महिला को सुपेरियर नहीं माना गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर भी उनके साथ एक तरह से भेदभाव हो गया। तो यह एक उदाहरण है भर्ती के समय। ठीक है, जॉब हायरिंग के समय उनके साथ भेदभाव हो जाता है। ठीक है, कभी प्रमोशन मिलना होता है, एक महिला एक पुरुष ने अच्छा काम किया, लेकिन होता क्या है, पुरुष को प्रमोशन मिल जाता है, महिला को कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। ठीक है, वेतन पैकेज की बात करते हैं, एक ही काम करते हैं पुरुष और महिला दोनों साथ ही, एक ही ऑफिस में, एक ही वर्क स्पेस में एक ही काम करते हैं, लेकिन वेतन जब मिलने की बात आती है तो पुरुष को 50,000 मिलता है, तो महिला को केवल 25,000 की सैलरी मिलती है। तो यह क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब अगला है व्यावसायिक वर्गीकरण। देखिए, क्या होता है ना कि किसी भी वर्क स्पेस में आप काम करने जाते हैं, होता क्या है, महिलाओं को इन्फीरियर काम धरा दिया जाता है अक्सर जगहों पर। ठीक है, दिक्कत हो जाती है। या फिर क्या होता है कि कभी कभी महिलाएं मैटरनिटी लीव ले लेती हैं, मतलब मातृत्व अवकाश ले लेती हैं, वो बच्चे को जन्म देती हैं, बेचारी को दिक्कत हो जाती है, तो वो छुट्टी ले लेती हैं। अब वो लीव से वापस आती हैं अपने काम करने को, तो क्या होता है कि उसी काम को उसको दोबारा करने को तो मिलता है, लेकिन उनकी सैलरी कम कर दी जाती है, दिक्कत हो जाती है उन्हें। आई होप आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। लाभ की बात करते हैं, जिस कंपनी में वो काम करती है, ठीक है, तो होता क्या है कि केवल और केवल महिला के स्वास्थ्य नीति के तहत महिला के मैटरनिटी लीव को कवर किया जाता है, महिलाओं के हेल्थ इंश्योरेंस को कवर किया जाता है, लेकिन उसके पति के किसी भी तरह के इंश्योरेंस को कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन पुरुष की अगर बात आती है तो पुरुष के साथ साथ पुरुष के पूरे परिवार के चिकित्सा स्वास्थ्य को कवर किया जाता है, पूरे के पूरे परिवार के मेडिकल इंश्योरेंस को कवर किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि महिलाओं को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस तरह से मान के चलते हैं कि अक्सर सिचुएशन में जेंडर आधारित हिंसा जो है, या फिर जेंडर आधारित सामाजिक भेदभाव हमारे लिए खराब है। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जेंडर आधारित भेदभाव ठीक होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ काम को करने के लिए महिलाएं सच में
असंभव हो, महिलाएं सच में उस काम के लिए सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं अब किसी महिला को 1 क्विंटल रॉड उठाने को दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह के काम मतलब कर पाएंगे। 1-2 दिन कर भी लेंगे, लेकिन तीसरे दिन उनको वो लगेगा कि वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काम उनके लिए बना ही नहीं है। तो कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जेंडर आधारित भेदभाव जो है वर्क स्पेस में, जेंडर आधारित भेदभाव ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में ये बिल्कुल ही गलत है। आई होप आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांगता को स्पष्ट कीजिए, भारत में दिव्यांग समस्याएं एवं समाधान बताइए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अभी हम लोगों ने ऊपर में चर्चा की क्रोमोजोम और सेक्स क्रोमोजोम पे। इसी में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो या जीन सीक्वेंस में, जीनोम सीक्वेंसिंग में, ऐसे किसी भी सीक्वेंसिंग में अगर किसी भी तरह का या म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, ये बायोलॉजी के टर्म है, ये सब इतना हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के किसी भी वर्ड्स के अंदर या किसी भी टर्म में अगर किसी भी तरह का डिसऑर्डर आ जाता है, तो क्या होता है ना कि दिव्यांगता आ जाती है बच्चों में। होता क्या है ना कि बच्चों के साथ बच्चे हमेशा स्वस्थ होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो उनके साथ किसी भी तरह से कोई समस्या हो जाती है, तो वो दिव्यांग पैदा होते हैं। दिव्यांग का मतलब होता है क्या है कि जो सामान्य से हटके हैं, ठीक है, सामान्य से हटके मतलब हमारे 5 हाथ है, 10 अंगुलियां हैं टोटल हाथों में, उसके बाद 10 अंगुलियां हैं टोटल पैरों में, ठीक है। अब किसी को क्या होता है कि हाथ की अंगुलियों में 10 नहीं 11 उंगलियां हो जाती हैं, तो वो एक तरह से दिव्यांग कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। आई बात समझ में। ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि भगवान ने कुछ कम दे दिया है, मतलब आड़ा टेढ़ा कर दिया है, लेकिन दिव्यांगता में अक्सर क्या होता है कि या तो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है या कुछ कम दे दिया जाता है, या फिर क्या क्या होता है कभी कभी 10 हाथ में से सॉरी माई मिस्टेक 10 उंगलियों में से 1 उंगली कम कर दी जाती है, गलती से किसी भी वजह से कम हो गया, मतलब गर्भ में कोई समस्या हो गई, जीनोम सीक्वेंसिंग में कोई समस्या हो गई, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो गया, किसी भी कारण से 1 उंगली कम हो गई, तो वैसे वैसे बच्चे को हम क्या कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भारत में दिव्यांगता की बात करते हैं। तो ऐसा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के लगभग 26.8 मिलियन लोग क्या हैं, दिव्यांग है, जो कि हमारे देश की आबादी का कुल 2.21% है, ठीक है। फिर विश्व बैंक के अनुसार ये आंकड़ा 40 मिलियन बताया गया है। विश्व बैंक कहती है कि 40 मिलियन जो है ना बच्चे या बूढ़े या जवान जो है भारत में दिव्यांग है। अब दिव्यांगता और गरीबी को जोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा गरीबी में पैदा होता है, ठीक है, उसकी 10 नहीं 11 अंगुलियां हैं, ठीक है, हाथ में 10 नहीं 11 अंगुलियां हैं, 11 अंगुली है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि उस बेचारे के, उस बच्चे के माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि 1 उंगली का ऑपरेशन करवा के उसको हटाया जा सके, तो वो बच्चा 11 उंगलियों के साथ हमेशा जीवन भर रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा अगर किसी अमीर घर में पैदा हो तो उसका 1 उंगली जो है हटवा दिया जाता है ऑपरेशन से, और फिर वो 10 उंगली वाला हो जाता है। फिर क्या होता है, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि अक्सर गरीब घर में बच्चे जो है ना होठ कटे हुए होते हैं, बच्चों के बच्चे जन्म लेते हैं तो कटे हुए होठ के साथ जन्म लेते हैं। अब उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो वो हमेशा उसी तरह का रह जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि अक्सर दिव्यांग बच्चों का जन्म या तो गरीबी में होता है, या फिर दिव्यांग बच्चों का संबंध अक्सर गरीब परिवार से होता है, क्योंकि अमीर परिवार के पास पैसे इतने होते हैं कि वो दिव्यांग बच्चों को किसी न किसी तरीके से ऑपरेशन से या फिर किसी भी अन्य तरीके की प्रक्रिया के माध्यम से अपने बच्चे को ठीक करवा लेते हैं। तो यही बात है दिव्यांगता और गरीबी में, इस तरह से हम संबंध देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटी सी बात है, दिव्यांगता या डिफरेंशियली एबल्ड जैसे शब्दों के प्रयोग मात्र से दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, मोदी जी का जब शासन स्टेब्लिश हुआ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से दिव्यांग को दिव्यांग कहा जा रहा है। इससे पहले जो है ना उन्हें विकलांग कहा जाता था, मतलब उनके साथ कुछ समस्या है। तो विकलांग कहने से क्या होता था ना कि एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था समाज पर, ठीक है। तो हमारे सरकार ने ये कोशिश की है कि उस निगेटिव इम्पैक्ट को ठीक किया जा सके, इसीलिए विकलांग शब्द को ट्रांसफॉर्म कर दिया दिव्यांग में, और उसे ही हम लोग इंग्लिश में डिफरेंशियली एबल्ड कहते हैं। लेकिन सिर्फ शब्द के बदल देने से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सामाजिक विचारधारा को बदल दें, सामाजिक नजरिए को बदल दें। अगर हमें अपने नज़रिए को बदलना है तो हमें अपने अंदर जो है ना सकारात्मक क्या कहते हैं चेंजेस लाने होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे, ताकि हम दिव्यांगों को अच्छी नज़र से देख सके और फिर दिव्यांगों को भी आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो इतनी बात समझ गए आप लोग। अब अगला प्रश्न है, मीडिया को परिभाषित कीजिए, मीडिया के समाज में क्या भूमिका है, ठीक है। देखिए
दोस्तों ऐसा है ना कि मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सीधी बात सीधे सीधे शब्दों में समझ लेते हैं कि यह एक माध्यम है, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने संदेश को दूसरे जगह प्रसारित करते हैं या फिर दूसरों के संदेश को अपने अंदर समाहित करते हैं, यही मीडिया है। जैसे कि समाचार पत्र पढ़ के हम लोग दूसरी जगह के समाचार, दूसरी जगह की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, तो यह भी एक मीडिया माध्यम है। जैसे हम टीवी देखते हैं, उसके बाद हम वेब सीरीज देखते हैं, उसके बाद न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट पर कई सारी चीज़ों को सर्च करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद लेते हैं, तो ये सारे क्या है, मीडिया के माध्यम है, इसे हम मीडिया के नाम से जानते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो जहां से भी हमें थोड़ी बहुत सूचना प्राप्त होती है, जिस भी माध्यम से प्राप्त होती है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल मिला के है ना, मीडिया वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी क्षेत्र, राष्ट्र या विभिन्न भागों के लोगों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी देश, किसी राष्ट्र इत्यादि की सूचना को दूसरे जगह प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। फिर मीडिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, त्वरित गति से निरंतर संदेश प्रसारित कर सकते हैं या फिर त्वरित गति से निरंतर संदेश प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए मीडिया का वर्गीकरण किया गया है। मास मीडिया को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लोक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है दोस्तों, ये आजकल खूब लाइमलाइट में, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली मीडिया का फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं लोक मीडिया की। अगर हम बात करते हैं ये सबसे पुराना है, जैसे कठपुतली नाटक, उसके बाद रंगमंच, फिर थिएटर, ये सब जो चलते थे ना पुराने ज़माने में, ये सब लोक मीडिया का एक हिस्सा है। आप लोग भी कभी वो गाँव घर में डांस देखे होंगे, वो नुक्कड़ नाटक, रात को रंगमंच वाला नाटक आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सब क्या है, लोक मीडिया। अब प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। प्रिंट मीडिया जैसे कि दोस्तों पुस्तक हो गया, फिर पैम्फलेट्स हो गए, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गए, तो ये सब प्रिंट मीडिया का हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। तो देखिए ऐसा है दोस्तों, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, वेब सीरीज, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक ये नहीं है, हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक तो कुछ और ही है, जो कि अगले स्लाइड में आएगा। तो ये है हम लोगों के डिस्कशन का मेन टॉपिक कि समाज पर मीडिया का प्रभाव क्या, हम लोग क्यों यहाँ पर इसको डिस्कस करने को बैठ गए। मीडिया का हमसे क्या लेना देना भाई, समाज से क्या लेना देना। तो देखिए दोस्तों, समाज से लेना देना है मीडिया का। बात ये है ना कि हम अपने इर्द गिर्द हमेशा ही मीडिया माध्यमों से घिरे हुए रहते हैं। सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मीडिया, ठीक है। रात को जब सोने जाते हैं, सोने से पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो मीडिया। अगर हम बाहर जाते हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में क्या होता है कि हम किसी सूचना को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, तो या तो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर या फिर हम लोग वो नोटिस लिख के भेजते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि लेटर लिख के भेजते हैं, तो वो भी क्या है, मीडिया है। तो सुबह से लेकर के शाम तक हम मीडिया के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। और चूंकि हम लोग क्या है, तो एक समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो समाज में रहते हैं। तो हम लोग क्या है, सामाजिकृत प्राणी है। तो समाज पर मीडिया का प्रभाव है दोस्तों। अब प्रभाव कैसा है वो हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रभाव 2 तरह के हैं। पहला तो है सुप्रभाव, दूसरा है कुप्रभाव। देखिए सुप्रभाव की अगर हम बात करें तो मीडिया के आने से क्या माना कि सूचनाओं की गति त्वरित हो गई है। हम अपनी सूचनाओं को जहां मन तहां 2 सेकंड में पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीडिया के आने से ये समस्या कम हुई है कि हम जो है ना, पहले कुछ बातों को बोलने से डरते थे, लेकिन मीडिया जब से आया है तो हम अपने विचारों को एकदम खुले तरीके से तुरंत व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुप्रभाव की बात करते हैं, जो हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक है, हमारा एजेंडा है डिस्कशन का। देखिए दोस्तों, मीडिया के जितने सुप्रभाव हैं उससे भी थोड़े ज्यादा से कुप्रभाव है। ऐसा है कि मीडिया को थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। और अक्सर क्या होता है कि आजकल जो है ना, मीडिया हमारी निजता में हस्तक्षेप करता है। और मीडिया के माध्यम से है ना, अक्सर आजकल स्त्रियों को कभी कभी इन्फेरियर दिखा दिया जाता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक महिला है, महिला के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उसको खाने पीने पर रोका जा रहा है, मारपीट की जा रही है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया में दिखाई जाती हैं। न्यूज़ में, न्यूज़ कहते हैं, हाँ न्यूज़ में भी थोड़ी बहुत क्या, बहुत सारी चीज़ें ही देखने को मिलती है आजकल। तो न्यूज़ कम और वो डांस कुछ ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। खैर मुद्दे पर आते हैं। तो ऐसा है कि हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में हमें ये सब दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसका समाज पर प्रभाव पड़ता है ना भाई, बुरा प्रभाव पड़ता है।
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये एक कुप्रभाव हो गया। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं। जैसे क्या होता है ना कि आजकल के जो एकदम नए जमाने के जो मूवीज बन रहे हैं उसमें क्या होता है कि महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, हम लोग उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। अब महिलाएं क्या करती हैं कि वो मतलब ऐसे वैसे कपड़े पहन लेती हैं, फिर कहती हैं कि नज़रिया खराब है, या फिर वो कहती हैं कि क्या कहते हैं, सोच बदलो देश बदलेगा। मतलब अलग अलग तरह के स्लोगन्स दिए जाते हैं। हालांकि मैं किसी महिला की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हम सीखते कहाँ से, तो हम ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुप्रभाव है समाज पर। या फिर मान लेते हैं कि कोई इस तरह के वीडियोस या मूवीज में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, कोई लड़का ही देखता है, फिर वो एक तरह से वल्गर हो जाता है, कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती कर बैठता है, तो ये भी तो एक गलत बात है ना। तो मीडिया क्या करता है कि एक तरह से अच्छे प्रभाव तो छोड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ कई बुरे प्रभाव भी छोड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मीडिया माध्यम से हमारे निजी डेटा को लीक कर दिया जाता है। हम अपने फ़ोन से क्या करते हैं, कभी मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ वाले इंटरनेट के माध्यम से मूवीज देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हमारे फ़ोन का एक्सेस ले लिया जाता है, हमारे फ़ोन में कुछ गोपनीय डेटा है, जैसे फोटोज़ है, पिक्चर्स है, उनको लीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मीडिया का कुप्रभाव ही तो है। अब जैसे मैंने बात की अभी कपड़े पहनने के बारे में, तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि वो मैं किसी भी लड़की के कपड़े पहनने या पहनावे ओढ़ावे के खिलाफ नहीं हूँ। महिलाएं अक्सर कहती हैं कि हम कुछ भी पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल पहनना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। जैसे हम किसी क्या कहते हैं, किसी भी जगह पे घूमते हैं, पब्लिक प्लेस पर घूमते हैं, तो उसका एक डेकोरम है कपड़े पहनने का, कि हमको क्या पहनना है। ठीक है, जिससे हम अच्छे लगे, जिससे हमें कोई दो शब्द ना कहे या हमें गलत नज़रों से नहीं देखे। तो कुल मिलाकर बात कुछ ऐसी है ना कि हम जो है ना, जो चीज़ें बाहर से देखते हैं, मीडिया के माध्यम से देखते हैं या अन्य किसी के माध्यम से देखते हैं, वही चीज़ हम करने लगते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें इसका अंदाजा ही नहीं होता। तो अब आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो भी बातें बताई हैं वो बस इन्फॉर्मेशन पर्पज से मैंने बताई हैं। अगर इसमें किसी को कोई किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पर बुरा लग गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया के नकारात्मक प्रभाव हैं कुछ, जैसे निजता में हस्तक्षेप, फिर इलेक्ट्रॉनिक चालबाजी द्वारा सत्य को विकृत रूप में पेश करना। इलेक्ट्रॉनिक चालबाजी मैंने आपको दिखा दिया कैसे डेटा चुरा लिया जाता है। फिर सुरक्षा, सरकारी और संस्थागत उल्लंघन। कभी कभी क्या होता है ना कि मीडिया वाले क्या करते हैं ना कि जबरदस्ती सरकारी तंत्र में घुस जाते हैं, जबरदस्ती सरकारी तंत्रों की बेइज्जती करते हैं, या फिर उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर वो तोड़ मरोड़ की बातों को पेश करते हैं। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी वो प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। फिर जनता, कभी कभी क्या होता है ना कि मीडिया के माध्यम से ही कुछ गलत सूचनाएं फैला दी जाती हैं, फिर उससे क्या होता है, जनता का अलगाव हो जाता है लोगों से। फिर इंटरनेट या मीडिया में क्या होता है ना कि सूचनाओं की अधिकता है। आप इंटरनेट को ही देख लीजिए, एक ही चीज़ों के लिए कई सारे पॉइंट्स गिनाए गए हैं। अब इसमें क्या होता है ना, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये सब क्या है, मीडिया का एक कुप्रभाव है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मीडिया का समाज पर अच्छा प्रभाव क्या है, मीडिया का समाज पर बुरा प्रभाव क्या है। आई होप ऑल द थिंग्स आर नाउ क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरुषत्व के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं ऐड करने वाला नहीं था, लेकिन प्रीवियस वीडियो सेशन में क्या होता है ना कि आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, पुरुषत्व के बारे में बताइए या पुरुषत्व के प्रकार की व्याख्या कीजिए, तो मैंने सोचा बता दूं। तो देखिए दोस्तों, मूल रूप से है ना शायद तीन प्रकार के, शायद नहीं कंफर्म, तीन ही हैं। तीन तरह के पुरुषत्व हैं। पहला है वर्चस्व मूलक पुरुषत्व। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र पर शासन करता है, पुत्री पर शासन करता है, ठीक है, अपनी पत्नी पर शासन करता है। मेरी बात समझे या नहीं? तो ये क्या है, वर्चस्व मूलक पुरुषत्व का एक उदाहरण है, जिसमें कि पुरुष जो है अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। तो यही है वर्चस्व मूलक पुरुषत्व। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, अधीनस्थ पुरुषत्व। देखिए, एक वर्क स्पेस है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। अब वर्क स्पेस में 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसको चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो एक या दो लोग ऐसे होंगे जो कि इन 50 कर्मचारी को चला रहे होंगे। अब देखिए, ये जो दो कर्मचारी है इन 50 कर्मचारी से ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सुपेरियर हुए और ये 50 इनफेरियर हुए। तो इसका मतलब यह कि इन दोनों के अधीन ये 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इनकी जो पुरुषत्व को हम लोग व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, तो इन्हीं के पुरुषत्व को हम लोग क्या कहेंगे, वर्चस्व मूलक पुरुषत्व। अब इस 50 कर्मचारी में हो सकता है कि 40 महिला काम कर रही हो। तो एक तरह से क्या हुआ,
महिलाओं पर भी तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, यहाँ पर भी महिलाओं को शासित करने की कोशिश की जा रही है। इनडायरेक्टली ये दो लोग मिल करके इन पर क्या कर रहे हैं, शासन करने की ही कोशिश तो कर रहे हैं। तो यही अधीनस्थ पुरुषत्व का एक अच्छा खासा उदाहरण है। अब बात करते हैं सहभागिता मूलक पुरुषत्व। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे दोस्तों देखिए, अभी 50 लोगों की बात हमने की ना अभी जस्ट, तो 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी तो एक ही काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, तो इनकी आपस में सहभागिता तो होगी। 40 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं, ये सभी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, सहभागिता दिखा रहे हैं। तो ऐसे पुरुष तत्व को अब मान लेते हैं 10 पुरुष तत्व, यहाँ महिलाओं की बात भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं 10 जो कर्मचारी है, ये आपस में एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से शासित करते ही होंगे, क्योंकि ये 10 आपस में काम करते होंगे। हो सकता है 8 का काम कंप्लीट हो जाता होगा, ठीक है, पहले कंप्लीट हो गया होगा, 2 का काम नहीं कंप्लीट हुआ होगा, तो इन 8 ने मिलकर इन 2 की मदद की होगी। तो यहाँ पर क्या है, पुरुषत्व है, ठीक है। अब और फिर क्या हो रहा है कि ये सभी आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। या फिर यहाँ मान लीजिए ये 10 पुरुष हैं, ये 40 महिलाएं, इन 10 पुरुषों का काम पहले हो जाता होगा, इन 40 महिलाओं का काम देर से होता होगा। तो ये 10 पुरुष मिलकर इन 40 महिलाओं की मदद करते होंगे, तो इस तरह से क्या होगा, ये सहभागिता मूलक पुरुषत्व। हालांकि यहाँ पर भी इनडायरेक्टली महिलाओं को शासित करने की ही कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एकदम सामान्य सा है, इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि वर्चस्व बन गया है या कुछ पुरुषत्व के माध्यम से महिलाओं को ज्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इतनी बातों को समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि नारीवाद के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 3 तरह के होते हैं नारीवाद मूल रूप से। सबसे पहला होता है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी, एक सेकंड, उदारवादी नारीवाद। देखिए दोस्तों, नारीवाद की सबसे पहली विचारधारा है ये, एकदम या कह ले आरंभिक विचारधारा है। सबसे पहली तो नहीं कह सकते, आरंभिक विचारधारा है। देखिए इसमें होता क्या है ना कि ऐसा माना जाता है कि नारी जो है समाज में हाशिए का शिकार हो गई है। दरअसल ऐसा है कि सामाजिक संरचना के माध्यम से नारियों को कम शक्ति दी गई है, और ऐसे में क्या होता है ना कि नारी के साथ भेदभाव होता है। अगर नारी चाहती है कि वो अपनी इस खराब स्थिति को ठीक करे, तो उसके लिए उसे कानून की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। और कानून के माध्यम से ही क्या हो सकता है कि नारी की स्थिति सही हो सकती है। तो बस यही है उदारवादी नारीवाद, इसमें और कुछ जानने लायक है नहीं, ठीक है। उसमें और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और हाँ, ये जो स्लाइड है ना, ये वाली स्लाइड आप लोग परचेज कर सकते हैं 9523779253 पर व्हाट्सएप करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके परचेज की लिंक मैं दे दूंगा, एकदम नॉमिनल सी प्राइस होगी 30 या 40 रुपये। उसमें आप लोगों को ये पूरी की पूरी स्लाइड मिल जाएगी। पूरी की पूरी स्लाइड को आप लोग पढ़ लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें रहेगा दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग इधर डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप लोगों का काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बुक नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बुक पढ़िएगा ही नहीं, मतलब पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आपका काम इधर से हो जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप आसान दिखा भी दिया गया है, यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान पा भी सकते हैं, ठीक है। इतनी बातों को समझ गए। अब बात करते हैं समाजवादी नारीवाद के बारे में। देखिए उदारवादी नारीवाद के बाद अब समाजवादी नारीवाद जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए समाजवादी नारीवाद कुल मिला के मार्क्सवादी नारीवाद है। इसमें बस इतना कहना है कि देखिए भैया, समाज में जो नारी की जो बुरी स्थिति है उसके लिए पूरी तरीके से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमारे समाज की सामाजिक संरचना है। हमारे समाज में जो जेंडर स्वीकृति मिली है पुरुषों और महिलाओं को ओ शिट, एक भगवान, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ। तो वो बिल्कुल गलत है। मतलब समाजवादी नारीवाद का कहना है कि समाज में जो जेंडर के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं को काम की स्वीकृति मिली है उसमें महिलाओं की जो स्वीकृति है वो बिल्कुल गलत है। महिलाओं को हमेशा हाशिए पर रख दिया गया है और यह कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। तो समाजवादी नारीवाद का कहना है कि भैया हम किसी कानून का भी सहारा नहीं लेने वाले हैं, ना ही हम किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती का सहारा लेने वाले। हम बस इतना चाहते हैं कि प्रेम से जो नारी की जो बुरी स्थिति है वो ठीक हो जाए। मतलब नारीवाद का कहना है, समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद का कहना है कि प्रेम से हम अपने इस मुद्दे को सुलटा लेंगे। भैया
जो भी सामाजिक संरचना खराब है अभी धीरे धीरे हम उसको ठीक कर लेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। और इस माध्यम से इस नारीवाद के माध्यम से नारी को समाज में बराबर स्थिति भी मिल जाए। बस इतना ये समाजवादी नारीवादियों का कहना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला है उग्र नारीवाद। तो देखिए उग्र नारीवाद जो है ना, ये एक बहुत ही कठोर टाइप का नारीवाद है। इसमें क्या होता है ना कि ये उग्र नारीवादियों का कहना है, देखिए भैया, समाज में जो महिलाओं की जो बुरी स्थिति है ना, उसके लिए उनका जो लिंग है ना, वो जिम्मेदार है। महिलाओं का जो लिंग भेद है समाज में उसकी बुरी स्थिति के लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। मतलब महिलाओं का जो सेक्स है ये समाज में उनकी बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। और वो जो प्रेजेंट करती हैं, वो जो माँ बनती है, वो जो रिप्रोडक्शन करती है, यही रिप्रोडक्शन उन्हें इन्फेरियर बनाती है पुरुषों से। जब वो माँ बनती हैं तो उससे क्या होता है कि वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, बच्चों के लालन पालन में अपना ध्यान लगाने लगती हैं। इससे पुरुष का उन पर कब्जा हो जाता है और पुरुष उन पर वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, और फिर इससे क्या होता है, समाज में एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। और उग्रवादी नारीवाद का इस तरीके से कहना है कि अगर हमको इस डिसऑर्डर को समाप्त करना है तो हमें साम दाम दंड भेद किसी भी माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा, हम लेंगे, और फिर उसके माध्यम से समाज में नारी को एक उचित सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। तो देखिए भैया, यहाँ पर जितने प्रश्न थे जो कि डिस्कशन के लायक थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हाँ दोस्तों, अभी जाइएगा नहीं, अभी आप लोग रुक जाइएगा थोड़ा सा, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको स्किप कर देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए भैया, ये हो गया स्किप, ये यहाँ से मैं ले चुका हूँ एग्जिट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है जून 2022 का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हिंदी माध्यम का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, जून 2022 का क्वेश्चन है। पिछले भाग में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। कार्य के प्रारंभिक संवाद का वर्णन उदाहरण देते हुए कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, वर्क स्पेस की बात की जा रही है कि वर्क स्पेस में अगर हम काम करते हैं या फिर कोई महिला काम करती है तो वो स्टार्टिंग कैसे करती है, उसको कैसे करना चाहिए कि उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हो। तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कार्यस्थल पर लिंग भेद कैसे होता है, कार्यस्थल पर हिंसा कैसे होती है, जेंडर आधारित हिंसा कैसे होती है, तो ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसको चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। आप लोग पूरे के पूरे वीडियो सेशन को देख लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ समझ में आ जाएगा भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए क्लियर। संस्था के रूप में परिवार के नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए इसकी भी चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो सेशन में कर चुके हैं। नारीवादी दृष्टिकोण केवल इतना कहती है भैया समाज में नारी की स्थिति सुधरनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नारी की स्थिति अगर सुधर जाएगी, वो भी हमेशा बाहर जाकर के काम करने लगेंगी, तो फिर दिक्कत क्या होगा कि परिवार टूट जाएगा। क्योंकि परिवार के निर्माण में अगर सबसे बड़ी कोई महती भूमिका निभाती है तो वो महिला होती है। ठीक है, अब महिला ही घर में नहीं रहेगी तो उसके बच्चे को कौन देखेगा, उनके सास और ससुर को कौन देखेगा। ठीक है, फिर परिवार का जो भरण पोषण कौन करेगा, परिवार के लिए खाना पीना कौन बनाएगी, तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो नारीवादी दृष्टिकोण यहाँ पर थोड़ी सी फेल मार जाती है, तो यही आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। हालांकि मैं किसी महिला का कोई भी किसी भी तरीके से विरोध नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी नारीवादी दृष्टिकोण की ओर एक सकारात्मक प्रभाव देखता हूँ, मैं भी खुद सकारात्मक प्रवृत्ति रखता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ करनी थी तो मैंने कर लिया। लैंगिकता, सेक्सुअलिटी क्या है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है भैया। जेंडर समाजीकरण की चर्चा उदाहरणों की सहायता से कीजिए, ये भी हम लोग कर चुके हैं। कैसे जेंडर समाजीकरण होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। फिर उसके बाद पितृतंत्र, पूंजीवाद एवं मातृदेह के बीच क्या संबंध है, सविस्तार लिखिए, हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। कार्य में सीमांतीकरण और अनौपचारिकता क्या है, ये भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति का वर्णन कीजिए। प्रजनन, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बाल स्वास्थ्य नीति कुछ नहीं है दोस्तों, RCH। इसमें क्या होता है ना कि कैसे जब महिला प्रजनन करती है, जब बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो सरकार ने उनके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, और उसके बाद
क्या कहते हैं, कौन सा टीका कब लगना चाहिए, कब बच्चे को खाना खिलाया जाना चाहिए, कब दूध पिलाया जाना चाहिए, कितने महीने के बाद खाना मिलना चाहिए, कितने महीने के बाद बच्चे चलने लगे, कितने महीने में कितना वजन होना चाहिए बच्चे का, यही सब बातें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ। मुद्दा क्या है ना कि यहाँ पर हमें हर प्रश्न के उत्तर नहीं देने हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आई बात समझ में। क भाग में किसी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं और यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न है शायद। ठीक है, 8 प्रश्न है, उसमें 4 देना है, तो 4 तो आप लोग दे ही सकते हैं भैया। 4 से क्या 6 प्रश्न 7 प्रश्न आराम से दे सकते हैं। हमारा काम तो हो गया ना, हमको अपने काम से मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अक्षमता के बारे में बताइए। अक्षमता के बारे में सामाजिक वृत्तियों एवं रूढ़िबद्ध संरचनाओं की चर्चा कीजिए। अक्षमता मतलब क्या हुआ, विकलांगता या फिर दिव्यांगता। डिफरेंशियली एबल्ड, ये सब एक ही बात है। ठीक है, इसी के बारे में चर्चा करनी है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जेंडर आधारित हिंसा क्या है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। क्या आपकी राय में भारत में महिलाओं का वस्तुकरण होता है, सेक्स ऑब्जेक्ट, इसकी भी चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो सेशन में कर चुके हैं कि महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट माना जाता है भारत में, और ये दुर्भाग्य की बात है। इस पर महादेवी वर्मा का एक सेंटेंस भी आया था। ठीक है, सेंटेंस ये था कि महिलाओं को भारत में किस लिए, एक तो घर की साज सज्जा के लिए रखा गया है, या फिर देवताओं के सामने मूर्ति बनने के लिए रखा गया, ऐसा महादेवी वर्मा जी ने कहा, कह रखा है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के कामकाज के संदर्भ में दोहरे बोझ की परिभाषा उदाहरण देते हुए दीजिए। देखिए, महिलाओं के काम, जैसे कि एक महिला ऑफिस में भी काम करती है कभी कभी और घर में भी काम करती है, तो बेचारी को दोहरे बोझ की जो है ना परेशानी हो जाती है। जैसे पुरुष हमेशा बाहर काम करता है, घर में काम तो करता नहीं है। तो आप ये देखिए, महिलाओं की बात कर ले, वो बाहर जा करके भी काम करिए, घर आकर के बच्चों की देखभाल कर रही है, पुरुषों के लिए खाना बना रही है, तो उनको क्या होता है कि दोहरे बोझ की अनुभूति होती है। तो बस इसी के बारे में डिस्कस करना, और कुछ तो है नहीं भैया इसमें, और क्या रह गया, कुछ भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या है। एक सेकंड, ये क्या अप एंड डाउन हो रहा है। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न का वर्णन कीजिए, ये तो मैं कर ही चुका हूँ। जेंडर आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न, ये सब मैं बता चुका हूँ। परिवार के संबंध में प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, परिवार की चर्चा करनी है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको जरा मैं नीचे कर दूं। रिकॉर्डर है ना, रिकॉर्डर ऊपर की ओर आ गया है। एक सेकेंड, जस्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वाला है दिसंबर 2022 का, हिंदी में चलते हैं सीधे। पुरुषत्व, लैंगिकता एवं हिंसा की अंतःकड़ियों की चर्चा कीजिए। पुरुषत्व चर्चा कर चुके हैं, लैंगिकता की चर्चा कर चुके हैं, हिंसा की भी चर्चा कर चुके हैं। एकदम जेंडर आधारित हिंसा की चर्चा, ये सब हम लोगों ने कर चुका है। परिवार के सिद्धांत पर टिकी नारीवादी समीक्षाओं की चर्चा कीजिए। नारीवाद की जो भावना है उस पर चर्चा कीजिए, परिवार के बारे, परिवार को सिद्धांत मानकर, परिवार के सिद्धांत पर। ठीक है, तो वो तो मैं बता ही चुका हूँ। उग्र नारीवाद, उसके बाद क्या कहते हैं समाजवादी नारीवाद, उसके बाद उदारवादी नारीवाद, ये सब क्या कह रही है, बस परिवार पर ही चोट तो कर रही है ना, ये सब इसी के बारे में बताना है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर बताने के लायक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं। प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन से संबंधित बात लिखनी है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि रिप्रोडक्शन संतान उत्पत्ति का एक माध्यम है, युगों युगों से चलता आ रहा है। भारत में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य में क्या होता है, महिलाओं को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार लेने चाहिए, यही सब है प्रजनन स्वास्थ्य पे चर्चा। ठीक है, सूचक की बात करते हैं तो महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं तो पेट थोड़ा बाहर आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे चलने लगती है, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत उसको वॉमिटिंग होती है, तो ये सब सूचक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे भारत में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कुछ किया जा सकता है, जैसे कि मैटरनिटी लीव मिलता है 6 मंथ का, फिर दोबारा महिलाएं काम पे जाती है, उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगता है, फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद समाज में जब वो क्या कहते हैं, कभी कोई टीका लगवाने जाती है अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ पर उनको ट्रोल किया जाता है। ठीक है, या फिर वो जल्दी जल्दी अगर गर्भ धारण कर लेती है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है उनको। फिर यही सब बातें हैं यहाँ पर लिखना। अक्षमता, विकलांगता क्या है, इसी को दिव्यांगता कहेंगे हम लोग, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में मातृत्व एवं पितृत्व की धारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, मातृत्व पितृत्व ये
एक सेकेंड, पुरुषत्व नारी, अच्छा इसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं की थी, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, बालक होते हैं, बालिका होती है, ठीक है, बालिका बालक, यही आगे चल के क्या होते हैं, पुरुष, सॉरी यहाँ महिला होगा, एक सेकेंड, यहाँ महिला लिखा जाएगा, यही महिला और ये पुरुष, यही माँ बनती है और यही जो है पिता बनते हैं, ठीक है। पुरुष, यही पुरुषत्व का निर्माण होता है। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पुरुष, इस प्रक्रिया, बालक से पुरुष बनने की प्रक्रिया पुरुषत्व, बालिका से महिला बनने की प्रक्रिया स्त्रीत्व, ठीक है। अब महिला से माँ बनने की प्रक्रिया मातृत्व, पुरुष से पिता बनने की प्रक्रिया पितृत्व, ठीक है। अब समझे मातृत्व और पितृत्व क्या है। जब कोई महिला अथवा पुरुष, ठीक है, माता और पिता बन जाते हैं तो वही जो प्रक्रिया होती है माता और पिता बनने की प्रक्रिया, वो मातृत्व एवं पितृत्व होती है, ठीक है। मातृत्व में क्या होता है कि माँ के अंदर ममता जागृत हो जाती है, बच्चों से जिन बच्चे को वो जन्म देंगे या फिर जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है उससे वो प्यार करने लगते हैं, ठीक है, प्रेम हो जाता है उनसे, तो यही मातृत्व है। अगर हम पितृत्व की बात करते हैं तो पितृत्व की बात करने में हम ये देखते हैं कि जब पिता को कोई पुत्र अथवा पुत्री हो जाती है तो उससे अपार स्नेह हो जाता है, ठीक है, और यही स्नेह क्या है, पितृत्व सुख प्रदान करता है। अब देखिए इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी है। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन ये है कि देखिए मातृत्व, माँ ही क्यों सिर्फ बच्चों का लालन पालन करेगी, पिता भी तो कर सकता है, क्योंकि पिता और माता ने मिलकर बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन नहीं, हमारे समाज में क्या है, केवल और केवल माँ ही बच्चों का लालन पालन करेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, मातृत्व और पितृत्व की धारणा तो है लेकिन यह एक आलोचनात्मक धारणा है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा कह दिया गया है कि भैया माता ही सिर्फ बच्चों की देखभाल करेगी, पिता बच्चों को नहीं देखेगा, मतलब बच्चे को गोद में नहीं उठाएगा, बच्चा रो रहा है तो उसको छोड़ देगा, वैसे ही बच्चे को दूध नहीं पिलाएगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से, बच्चे को खाना नहीं खिलाएगा। तो ये क्या हो गया, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो गया। महिलाओं के साथ हिंसा की परिभाषा दीजिए, ये तो डिस्कशन के लायक है ही नहीं, इस पर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियो सेशन में, ठीक है। 8वां नंबर कि नहीं, 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नारीवाद की चर्चा कर चुके हैं, सशक्तिकरण की चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाती है तो सशक्तिकरण है। नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है क्योंकि पूरा का पूरा बुक जो है नारीवाद पर ही आधारित है, नारी से संबंधित बातों पर ही आधारित है, ठीक है। तो उसकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए, तो वही सशक्तिकरण है। जेंडर परक भूमिकाएं, जेंडर परक भूमिकाएं का मतलब क्या हो गया कि पुरुष की क्या भूमिका है, स्त्री की क्या भूमिका है, पुरुष कैसे काम करेंगे, स्त्री कैसे काम करती है, वही भूमिकाओं के बारे में बात करनी है। नारीत्व की बात करते हैं तो वही हो गया कि बालिका कैसे स्त्री बनी, वही नारीत्व हो गया, पुरुषत्व स्त्रीत्व हो गया, नारीवाद नारीत्व, यही सारी चीजें तो है। लिंग और जेंडर, वही जैविक भेद लिंग है, सामाजिक भेद जेंडर है, यही सारी बातें हैं, तो बातें तो हैं डिस्कशन के लायक, और कुछ बचा ही नहीं। तो कुल मिला के इतने सारे प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को अपनी ओर से डिस्कस करा दिया। मैं आशा करता हूँ कि सारी बातें अब कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आप लोग एग्जाम अच्छे से दे करके आएंगे, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो सेशन को खत्म करता हूं, और इसी के साथ अब इस बुक का एक भी वीडियो सेशन मेरी ओर से नहीं आने वाला है, ठीक है। इन्हीं 2 वीडियो सेशंस में जितनी बातें थी वो सारी बातें मैंने कर दी। आशा करता हूं कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें कोई भी कमी अथवा त्रुटि नजर आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसको अपनी ओर से सुधारने की कोशिश करूंगा, या फिर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @mohnishAryan, ठीक है। या फिर आप अंशु पब्लिशर्स की ऑफिशियल आईडी पर अंशु पब्लिशर्स @अंशु पब्लिशर, यहाँ पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रजिस्टर करवा सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।